हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विशाल और आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल और हमारी इस पॉलिटी की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। देखिए, जब संविधान निर्माताओं ने ना संविधान को बनाया था ना, तो पहले उन लोगों ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले उन लोगों ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद उन लोगों ने बनाया था प्रीएम्बल। तो इस बात को याद रखिए, इससे ना बहुत बार कुछ डाउट्स खड़े हुए हैं कि भाई अगर संविधान निर्माताओं ने पहले संविधान बनाया था और बाद में उसका प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को बनाया था, तो क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है? ठीक है, बहुत सारे लोगों को मन में ये एक क्वेश्चन मार्क्स आता है कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है, लोगों के मन में एक डाउट और खड़ा होता है कि भाई क्या हम प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम प्रस्तावना में अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ये अच्छे से ये सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि भाई प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल क्या है। ठीक है, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि भाई प्रस्तावना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है या नहीं है, या फिर हम उसमें संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, देखिए अमेरिका है ना, ऐसा फर्स्ट कंट्री था जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को ऐड किया था और उसी के चलते अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है ना, उसी से प्रेरणा लेके बहुत सारे देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को शामिल किया। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप सब जानते हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना जो चार्टर है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है ना, उसकी प्रस्तावना भी उन लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेके उसमें से अडॉप्ट की है। बाय द वे, हम लोगों ने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल का फंडा है ना, वो भी हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया हुआ है। हमारा जो प्रीएम्बल है ना, वो हमारे संविधान का एक सार है। वो है ना, हमारे संविधान के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करता है। ये संविधान का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन है, हमारे संविधान का सार है। आई थिंक आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन एक बहुत ही एमिनेंट लॉयर थे N.A. पालखीवाला। ठीक है, N.A. पालखीवाला, जिन्होंने केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल केस में उनका बहुत अच्छा सा रोल रहा है। इन्होंने क्या बोला था कि प्रीएम्बल जो है ना, इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है ना, आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, पहले पर्सन बनता है या फिर आइडेंटिटी कार्ड बनता है? ठीक है, पहले पर्सन बनता है या आइडेंटिटी कार्ड बनता है? हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले संविधान को बनाया था और उसके बाद उन लोगों ने इस आइडेंटिटी कार्ड यानी कि हमारे प्रीएम्बल को बनाया था। तो देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखेगा, पहले पर्सन बनता है, पहले ह्यूमन बीइंग बनता है, उसके बाद उसका आइडेंटिटी कार्ड बनता है। ठीक है, तो संविधान निर्माताओं ने बाद में इसमें प्रीएम्बल को ऐड करने का यही मकसद था कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना लेते हैं, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस होगी, जो अच्छी अच्छी चीज़ें होगी, जो हमारे संविधान का सार होगा, उसको एज अ प्रीएम्बल हम लोग बाद में इसमें ऐड करेंगे। वैसे यू ऑल नो कि देखिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि लाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑन दी 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थर्ड सेशन हुई थी। हम सब जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थर्ड सेशन 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको हम लोगों ने पास किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को हम लोगों ने इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था और वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बहुत बाद में जाके हमारे किसमें से हमारे प्रीएम्बल का पार्ट बना। हमारा जो प्रीएम्बल है ना,
उसका बहुत सारा भाग इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में से लिया गया है। अब देखिए, संविधान निर्माताओं ने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को जोड़ तो दिया, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रीएम्बल में एक संशोधन भी किया गया था। आप सब जानते हो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इतने ज़्यादा चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। देखिए, इस संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 शब्दों को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। अब देखिए, हमारे प्रीएम्बल को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने प्रीएम्बल को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या फिर आप उसको याद रखोगे कि नहीं रखोगे, लेकिन एक बात बता देता हूँ, यूपीएससी का पता नहीं वो कभी भी आपको पूछ ले, आप इंटरव्यू तक पहुँच गए और वहाँ बैठे और आपको पूछ ले कि भाई चल बेटा तू यहाँ पर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ही लिख दे, और अगर उस टाइम पे आप प्रीएम्बल को नहीं लिख पाए ना, देन यू कैन नेवर फॉरगिव योरसेल्फ। दोस्तों, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, मेरे साथ पढ़िए, और आपसे आशा रखता हूँ कि घर पे जाकर भी आप लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो 3 वर्ड है ना, वी द पीपल, इसको हमने वर्ड टू वर्ड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड। यही 3 वर्ड अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले ही दिए हुए हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कौन कौन से जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves these constitution। देखिए, ये जो है ना हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसमें लिखा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग है ना, सोर्स ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ताकत कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है, तो उसको पावर देते हैं हम लोग, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग अ पावर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हमारे कंट्री है कैसी, ठीक है, ये चीज़ बताती है कि प्रेजेंटली हमारा कंट्री है कैसा, हमारे कंट्री की विशेषता क्या है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा स्टेट जो है ना, वी डिस्क्राइब आवर सेल्फ एज सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, ठीक है। हम हमारे देश को सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है ना ये हमारे ऑब्जेक्टिव है कि भाई हम फ्यूचर में हमारी सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं। हम हमारे सिटीजन्स को देना चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फ्रेटर्निटी, ठीक है। हम हमारे सिटीजन्स को देना चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और यहाँ पे डेट दी गई है 26 नवंबर 1949। ये जो डेट है ना, ये है वो डेट जिस दिन हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो इट शोज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा प्रीएम्बल जो है ना, वो हमें पूरा का पूरा सार बताता है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या बताता है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्या है। हमारा प्रीएम्बल ये बताता है कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम हमारे सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं। और इसमें एक तारीख दी गई है कि किस तारीख को हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इसको हिंदी में इस तरह से पढ़ते हैं, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ठीक है, इस डेट को आप याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को सौंपते हैं। तो यहाँ पर ये एक वर्ड जो आत्मार्पित करते हैं, इसका मतलब होता है कि हमने खुद हमारा संविधान बनाया है और उसे हमको खुद को समर्पित किया है। हम लोगों ने हमारे लिए हमारा संविधान बनाया है और उसे हमें खुद को समर्पित किया है, ठीक है। अब देखिए, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रीएम्बल। इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे आप सब जानते हो कि भाई अगर घर में सब्जी बनेगी, ठीक है, घर में सब्जी बनती है तो उसमें क्या क्या पड़ता है कि भाई तेल पड़ता है, उसमें फिर तड़का लगाने के लिए मसाले पड़ते हैं, फिर सब्जी पड़ती है, थोड़ा सा पानी डालते हैं, फिर थोड़ी सी ग्रेवी डालते हैं। तो दीज आर द इंग्रेडिएंट ऑफ सब्जी। इसी तरह से इंग्रेडिएंट ऑफ प्रीएम्बल कि भाई प्रीएम्बल में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो हमने अभी बताया आपको कि भाई सोर्स ऑफ अथॉरिटी है पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर क्या है हमारी कंट्री का, हमारे स्टेट का नेचर क्या है? तो वी आर सोवेरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये हमारी कंट्री का नेचर है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो हम हमारे सिटीजन्स को देना चाहते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ठीक है। हम हमारे देश के लोगों को देना चाहते हैं, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव है। नाउ इट आल्सो शोज द डेट ऑफ अडॉप्शन, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्क्राइब किया, 26 नवंबर 1949 इज अ डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हम लोग एक एक इंग्रेडिएंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, मैं तो आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा, अच्छे से आपको सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूंगा, लेकिन एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग घर पे जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे ना, उन लोगों ने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डाले हुए हैं। प्रीएम्बल जो है ना, प्रीएम्बल के अंदर फिलोसॉफिकल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया है जो लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए जरूरी है। अगर आप एक हेल्दी सोसाइटी चाहते हो देन यू हैव टू अडॉप्ट दीज प्रिंसिपल्स। तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको जिंदगी में उतारना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स होना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज सॉवेरेन। सॉवेरेन का मतलब होता है संप्रभु, ठीक है, संप्रभु। इंडिया इज अ सोवेरेन कंट्री। इंडिया फ्री है। क्यों फ्री है? इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। इंडिया फ्री है, इसके ऊपर किसी का भी आउटर इन्फ्लुएंस या फिर आउटर कंट्रोल नहीं है। इंडिया संप्रभु है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को, अपनी पॉलिसीज को बनाने के लिए, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए इंडिया फ्री है। अच्छा देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हम लोग सोवेरेन कब बने? ठीक है, हम लोग सोवेरेन बने 26 जनवरी 1950 को। ये वो तारीख है जिस दिन हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, ठीक है, ये वो डेट है जिस दिन हम सोवेरेन बने। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या थे? तो इसके पहले हम लोग थे डोमिनियन, ठीक है। इस डेट के पहले मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले हम लोग डोमिनियन थे। क्यों डोमिनियन थे? लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाई हम लोगों को इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन हमारे जो हेड ऑफ स्टेट थे ना, ही वॉज अपॉइंटेड बाय दी ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। हमारी जो पॉलिसीज थी उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर जनरल का रूल था। हमारे हेड ऑफ स्टेट वॉज नॉट इलेक्टेड बाय आवर पार्लियामेंट, आवर पब्लिक, ठीक है। तो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट नहीं हुआ, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स नहीं हुआ, तब तक हम लोग डोमिनियन थे। हम लोग बने सोवेरियन ऑन 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेके रखी हुई है, तो क्या ये हमारी सॉवरेनिटी पे इफेक्ट करती है? क्या ये हमारी सॉवरेनिटी को कम करती है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप लेना और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेना, ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है।
हम ऐसा नहीं है कि हमारी पॉलिसी बनाने के टाइम पे हम लोग कॉमनवेल्थ ग्रुप के हेड को पूछने जाते हैं या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी को पूछने जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारी पॉलिसी, हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की जो पॉलिसी है वो सारी की सारी हम खुद से बनाते हैं। हमारे ऊपर किसी भी आउटर फोर्स का इन्फ्लुएंस नहीं है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि हम लोग कॉमनवेल्थ ग्रुप में या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमें उनकी बात को मानना बाध्यकारी है। हाँ, ये जो ग्रुप्स है वो पॉलिसी बनाने के लिए सारे के सारे कंट्रीज़ को, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ है ना, उनको एडवाइस देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को इन एडवाइस को मानना ज़रूरी है। ठीक है, हम उनकी एडवाइस को ध्यान में रख सकते हैं, उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो इन ग्रुप में से निकल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए तो हम लोग उसमें से निकल नहीं सकते। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि ये दो इन चीज़ों में जो हमने मेंबरशिप ली है वो हमारी सॉवरेनिटी को किसी भी तरह से अफेक्ट करती हो। अब दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। ठीक है, सोवरेन कंट्री है तो इंडिया के पास एक और राइट है कि भाई इंडिया फ्यूचर में किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट होने के बाद गोवा, पौंडीचेरी, ठीक है, दमन, दीव, ये सब एरिया को एक्वायर किया था। ये सब फॉरेन टेरिटरी को हमने हमारे इंडिया में डाला था। तो दूसरी चीज़, हम किसी भी टेरिटरी को किसी दूसरे नेशन के लिए सीड यानी कि गिव अवे भी कर सकते हैं। हम हमारी किसी भी टेरिटरी को किसी दूसरे देश को भी दे सकते हैं और हम किसी दूसरी टेरिटरी को हमारे इंडिया के अंदर समाविष्ट भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी कुछ प्रोसीजर बाय लॉ होती है कि भाई पार्लियामेंट में लॉ पास करना पड़ेगा, ये सब हमारी इंटरनल मैटर है, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन हमें किसी आउटर सोर्स को यानी कि किसी दूसरे कंट्री को या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम ये सब करें या ना करें। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने है ना, जब संविधान बनाया ना, तब सोशलिस्ट वर्ड का उपयोग नहीं किया था। इस शब्द को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला था, बट वी आर सोशलिस्ट बाय प्रिंसिपल। हम लोग समाजवादी थे क्योंकि समाजवादी भावनाओं को हमारे डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऑलरेडी डाला गया था। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी में समाजवादी भावनाओं को ऑलरेडी डाला हुआ था। हम लोग सोशलिस्ट थे बाय द प्रिंसिपल्स, लेकिन कहीं पर सोशलिस्ट वर्ड नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया था पता है? क्योंकि अगर आप 1950 की बात देखो ना, और उस टाइम पे अगर आप सोशलिस्ट वर्ड बोलोगे तो सबके सामने एक चेहरा आएगा, दैट इज ऑफ रशिया। ठीक है, सबके सामने एक चेहरा आएगा, दैट इज ऑफ रशिया। समझ में आई बात? अगर आप उस टाइम पे सोशलिस्ट बोलते तो सबके सामने रशियन जो सोशलिज्म था ना उसकी बात आती। रशियन सोशलिज्म जो था ना वो था मार्क्सिज्म, मार्क्सवादी सोशलिज्म था वहाँ पे। उसका क्या मतलब होता है कि देखिए, मार्क्सिज्म का क्या मतलब होता था कि जो सारे के सारे रिसोर्सेज होते थे ना, वो सारे के सारे स्टेट के अंडर में होते थे, और स्टेट जो है ना रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता था अमॉन्ग्स द सिटीजन। ठीक, समझ में आई बात? दैट वाज अ रशियन सोशलिज्म। हम लोगों ने इसको नहीं अपनाया। हम लोगों ने क्या अपनाया? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हम लोगों ने रशियन कम्युनिस्ट सोशलिज्म को नहीं अपनाया, हम लोगों ने अपनाया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है ना वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू दी रिसोर्सेज। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, स्टेट प्रोवाइड करेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स फॉर द रिसोर्सेज। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिस्ट सोशलिज्म एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और हम लोगों ने अपनाया था डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है, वी बिलीव इन अ मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स इकोनॉमी में हम बिलीव करते हैं। जैसे कि हमारी इकोनॉमी है ना, उसमें दो प्रकार के प्लेयर होते हैं, पब्लिक प्लेयर्स भी होते हैं एंड प्राइवेट पार्टीज भी होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि कुछ स्ट्रेटेजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट की पार्टी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टेलीकम्युनिकेशंस है, लैंड्स है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडिंग है, ऐसी चीज़ों में प्राइवेट पार्टीज़ का जो ज़्यादा वो रहता है कि वो लोग, उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता था। इस तरह से हमारा जो इकोनॉमी का फंडा है ना, दैट इज मिक्स इकोनॉमी। हम लोग कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी में नहीं हम लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म में नहीं मानते हैं, हम मानते हैं मिक्स इकोनॉमी में, हम मानते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में। एक्चुअली संविधान निर्माताओं ने, यानी कि डॉक्टर BR आम्बेडकर सर ने भी बोला था
कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ना, इट इज कॉम्बिनेशन, इट इज अ ब्लेंड बिटवीन मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो कॉम्बिनेशन है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का झुकाव है ना वो गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो झुकाव है ना वो गांधीज्म और गांधीयन सोशलिज्म के ऊपर आधारित है, उसकी ओर झुका हुआ है। और ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा कि इन्हीं कारणों के चलते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। अच्छा चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हम लोग ऑलरेडी बाय द प्रिंसिपल्स बाय द फंडामेंटल्स तो सोशल थे ही, अगर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को ना डाला होता, अगर हमने प्रीएम्बल में इस वर्ड को ना डाला होता तो उससे कुछ फर्क पड़ता क्या? उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट होता क्या? कुछ तकलीफ थी क्या? ऐसे तो चलते ही जा रहा था। नो माय फ्रेंड्स, इस वर्ड को प्रीएम्बल में डालने का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। ये इट वाज प्योरली अ पॉलिटिकल डिसीजन, क्योंकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑलरेडी सोशलिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है ना उसका एम होता है टू एंड द पॉवर्टी, एंड द इग्नोरेंस, एंड ऑफ डिजीज एंड एंड ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मीन्स डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलता है कि सबके लिए अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जो एलपीजी रिफॉर्म्स लाए ना, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई ना हमारे कंट्री में 1991 में, उस टाइम पे जब पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार हुआ करती थी, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो क्या इसने हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल को डाइल्यूट किया है क्या? आई डोंट थिंक सो। देखिए, अगर जब तक हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी को बनाए रखते हैं, जब तक हमारा स्टेट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी को बनाए रखता है, तब तक आई डोंट थिंक कि ये पॉलिसीज ने कुछ डाइल्यूशन किया है हमारी सोशलिज्म की फंडामेंटल्स पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेक्युलर। देखिए, सेक्युलर वर्ड को भी हम लोगों ने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976। अब अगर 1950 का व्यू फिर से हम देखें, ठीक है, हम लोग फिर से 1950 का व्यू देखें, तो उस टाइम पे अगर कोई बोलता कि सेक्युलर है हम, ठीक है, अगर उस टाइम पे देखिए 1950 में अगर कोई बोलता कि हम लोग सेक्युलर है, ठीक है, देन अगेन उस टाइम पे सेक्युलरिज्म की एक वेस्टर्न डेफिनेशन हुआ करती थी। ठीक है, देयर वाज अ डाइवोर्स, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न डेफिनेशन देयर वाज अ डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियन। ठीक है, उस टाइम पे सेक्युलरिज्म की अपनी एक डेफिनेशन थी कि देयर वाज अ डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियन। अब इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा होमोजीनस कंट्री था, हेट्रोजीनस कंट्री था, हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म थे, हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियन थे, थॉट्स, बिलीव्स थे। अब हम लोग तो डाइवोर्स वाला प्रिंसिपल यूज़ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों को चाहिए था सर्वधर्म संभाव। ठीक है, हम लोगों को चाहिए था सर्वधर्म संभाव वाला सेक्युलरिज्म। तो इस कारण से हम लोगों ने अडॉप्ट किया पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। हम लोगों ने नहीं अडॉप्ट किया नेगेटिव सेक्युलरिज्म जो कि वेस्टर्न कंट्री में था, दैट वाज अ डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजियन। हम लोगों ने अडॉप्ट किया पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। इसमें क्या होता है कि भाई हम सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट देंगे, हम इक्वल रिस्पेक्ट देंगे सभी धर्मों को, और इक्वल प्रोटेक्शन देंगे सभी धर्मों को। हम क्या करेंगे, सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट देंगे, सभी धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं था कि इस वर्ड को प्रीएम्बल में ऐड करने से पहले हम लोग सेक्युलर नहीं थे, हम लोग सेक्युलर थे बाय दी फंडामेंटल्स। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 25 to 28 अपने आप में डिस्क्राइब करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इट इज अवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, हम लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में, मूलभूत अधिकारों में देके रखा है। हम लोग बाय प्रिंसिपल सेक्युलर थे पहले से, लेकिन अगेन इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेप टू इंक्लूड दिस वर्ड, सेक्युलर वर्ड, इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक। देखिए डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी इट इज पॉपुलरली, और कुछ नहीं है, इट इज पॉपुलरली डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी।
ठीक है, इट इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवरेनिटी। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो सोर्स ऑफ पावर है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है ना, वो पीपल है, ठीक है, सारी की सारी शक्तियां जो है ना वो पीपल्स में, लोगों के अंदर केंद्रित है। सोर्स ऑफ पावर पीपल है, उनके हाथ में पावर है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो हम लोग अपना नहीं सकते क्योंकि वो है ना स्मॉल कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, जहां पे क्या होता है कि लोग डायरेक्टली अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग डायरेक्टली अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने अपनाया था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, उनको भेजते हैं पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां जाकर वो लोग क्या करते हैं, हमारे द्वारा दिए गए पावर्स को, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने आगे पढ़ा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोर्स ऑफ पावर, तो हमारे द्वारा दिए गए पावर्स का इस्तेमाल करके वो लोग लॉ बनाते हैं एंड हमारी गवर्नेंस को चलाते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक होती है प्रेसिडेंशियल, एक होती है पार्लियामेंट्री। तो हम लोग आगे भी हमारे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी हैव एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने एडॉप्ट की है, रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का एक थंब रूल है कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। समझ में आई बात, एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, ये है ना थंब रूल है, ये एक बेस रूल है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी का। इसको आप है ना दिमाग में डाल लीजिए, ये ना एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेटिव की संयुक्त जवाबदारी होती है किसी भी एक्शन को लेके, किसी भी लॉ को लेके, किसी भी तरह के एक्टिविटीज को लेके। नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, हम है ना थ्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी देने की बात करते हैं। एक होती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक होती है सोशल डेमोक्रेसी एंड एक होती है इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, ठीक है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर साहब ने बोला था कि भाई अगर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दे रहे हो लेकिन साथ में अगर सोशल डेमोक्रेसी नहीं दे रहे हो देन इट इज यूजलेस। समझ में आई बात, विदाउट सोशल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज यूजलेस। सोशल डेमोक्रेसी क्या होती है भाई, सोशल डेमोक्रेसी ये होती है कि आप अपने नागरिकों की लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्विलिटी को रिकॉग्नाइज करो, उसको मान्यता दो, उसको बनाए रखो, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप अपने नागरिकों की लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को मान्यता दो, उसको बनाए रखो। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इन तीनों को साथ में दो, ठीक है, इन तीनों को अलग अलग देने का कोई मतलब नहीं है। आप लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुत्व को एक साथ दो, लोगों को आज़ादी दो, समानता दो और उनको भाईचारे की भावना को बनाए रखो। इन तीनों को साथ में रखोगे ना, देन इट इज ओनली यूजफुल, देन इट इज ओनली जस्टिफाइबल कि भाई आप सोशल डेमोक्रेसी दे रहे हो, देन इट ओनली ये मीनिंगफुल है। अदरवाइज विदाउट सोशल डेमोक्रेसी देयर इज नो मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक और कुछ नहीं है बट इट इज अ सेकंड पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी को अगर आप है ना हेड ऑफ स्टेट के हिसाब से देखो ना तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है मोनार्क, जिसमें क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना वो ऑलवेज हेरिडिटरी होता है कि भाई एक ही परिवार के लोग हेड ऑफ स्टेट बन रहे हैं, जैसे कि यूके में है। हम लोगों ने अडॉप्ट की है रिपब्लिक टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। हम अपने प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट करते हैं, भले ही इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हो लेकिन हम इलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट किया जाता है हमारे द्वारा चुनकर भेजे हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। समझ में आई बात, हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जहाँ पे रिपब्लिक डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है ना, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द पीपल। समझ में आई बात। दूसरी चीज इसमें क्या होती है रिपब्लिक में कि ऑल द पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन फॉर एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। भाई कोई भी व्यक्ति सरकार के समक्ष अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है, किसी भी पब्लिक ऑफिस में वो जा सकता है, हर एक के पास पब्लिक ऑफिस की एक्सेस होती है। तो इस तरह से इट इज़ रिपब्लिक डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम लोगों ने अडॉप्ट किया रिपब्लिकन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब तक हमने पढ़ा कि हम क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हम क्या देना चाहते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देना चाहते हैं हमारे नागरिकों को जस्टिस, ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय। इस वर्ड को हम लोगों ने ना रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था 1917 में। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने इस वर्ड को लिया हुआ है जस्टिस को। हम लोग 3 टाइप के जस्टिस देना चाहते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखिए सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है। सोशल जस्टिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए था। भाई एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्यों लिखा हुआ है? भाई देखो कुछ ग्राउंड पर तो डिस्क्रिमिनेशन करना ज़रूरी होगा ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पिछड़े लोग हैं जैसे कि एससी एसटी कम्युनिटी है, कुछ अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन लोगों को आगे लाने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में एक साथ लाने के लिए हम लोगों को कुछ प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन तो करने ही पड़ेंगे ना। जैसे कि हम लोगों ने रिजर्वेशन का प्रावधान रखा हुआ है, जैसे कि यूपीएससी ने भी जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उन लोगों के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम बढ़ाने का प्रावधान रखा हुआ है, उनको भी एग्जाम्स में थोड़ी फैसिलिटीज़ एक्स्ट्रा दी जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन तो ज़रूरी है, लेकिन ऑन सर्टेन ग्राउंड जैसे कि रिलीजियस, कास्ट, बर्थ प्लेस, ठीक है, सेक्स, इस ऐसी चीज़ों पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। दूसरा है इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब होता है कि देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिकल ग्राउंड, ठीक है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन इकोनॉमिकल ग्राउंड। इसका मतलब है कि आप इकोनॉमिकल ग्राउंड पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। देखिए सोशल जस्टिस में ऐसा बोला गया कि आप सर्टेन ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, लेकिन सर्टेन ग्राउंड पर तो कर सकते हो। अब ये जो कर सकने वाले सर्टेन ग्राउंड है ना, उसमें इकोनॉमिकल ग्राउंड नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात कि आप अमीर और गरीब दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है कि देयर इज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है सबके पास, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है बाय दी लॉ। दूसरा, आप किसी भी हर एक नागरिक के पास जो कि एडल्ट है, जो लॉ के हिसाब से सही हो, वो किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देयर इज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू दी पीपल। अब देखिए जस्टिस है ना, ये एक अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टर्म है। अल्टीमेटली तो हम सबको चाहिए क्या? जस्टिस ही चाहिए कि भाई अमीर के सामने गरीब के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो अल्टीमेटली तो हर एक कंट्री को, हर एक पीपल को क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में, सब जगह पे चाहिए क्या? अल्टीमेटली तो हमारा एम तो जस्टिस लाना ही है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। इस वर्ड को हम लोगों ने एडॉप्ट किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच क्रांति से हम लोगों ने लिबर्टी वर्ड को एडॉप्ट किया था। लिबर्टी का अगर हम डेफिनेशन के वाइज मतलब देखें ना, तो उसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंस इन एक्टिविटी, कि भाई किसी की भी एक्टिविटीज यानी कि गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो, और साथ में प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ डेवलपमेंट, हर एक व्यक्ति को उसके खुद के विकास के लिए, उसके विकास के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, उनको संसाधन प्रोवाइड किए जाए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबर्टी। हमारा प्रीएम्बल, हमारा संविधान 5 प्रकार की लिबर्टी का प्रावधान करता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अच्छा देखिए, अब होता क्या है, संविधान ने लिबर्टी के बारे में बता तो दिया, हम लोगों को लिबर्टी का प्रोविजन तो दे दिया, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करना भी तो जरूरी है, ठीक है। तो लिबर्टी को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपने आप में एक यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर कभी भी किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पे भी डायरेक्टली जा सकता है, एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्सिबल बाय दी लॉ, ठीक है, इसको लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल किया जाता है। अब देखिए दूसरा पहलू भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लिबर्टी, आपको स्वतंत्रता दे दी इसका मतलब आप कुछ भी करो। लिबर्टी कैन नेवर बी एब्सोल्यूट, ठीक है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। देयर आर ऑलवेज सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, देयर आर ऑलवेज सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। अब आपको अगर एक्सप्रेशन की लिबर्टी मिली है तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो या किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हो, कि आपके बोलने से किसी की प्राइवेसी का हनन हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है भाई।
आप लोगों को लिबर्टी दी गई है आपके लिए, लेकिन आप अगर अपनी लिबर्टी को यूज करते टाइम दूसरों की लिबर्टी या दूसरों की मानहानि करते हो, देन इट इज पनिशेबल। तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ लिबर्टी, देयर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ लिबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। देखिए इस वर्ड को भी हम लोगों ने लिया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने 3 शब्दों को लिया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के स्पेशली प्रिविलेज वर्ग का ना होना, ठीक है, किसी भी प्रकार के स्पेशली प्रिविलेज क्लास का वर्ग का ना होना, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी। इक्वलिटी है ना, हम लोग 2 तरह की इक्वलिटी को प्रावधान करता है हमारा संविधान, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया था ना कि वी आर बिलीव इन अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर हमारा स्टेट सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर दी रिसोर्सेज। हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी की सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, हम लोग इक्वल स्टेटस की सिक्योरिटी देते हैं। इक्वलिटी 3 टाइप की होती है, सिविक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इक्वलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब देखिए सिविक इक्वलिटी है ना, हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो सिविक इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए ये बताते हैं कि देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 बताता है कि देयर इज इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 बताता है कि देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि देयर इज अ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 हमें बताता है कि हमें खत्म करना है अनटचेबिलिटी को, आर्टिकल 18 बताता है कि देयर इज अ नो टाइटल फॉर एनीबडी। तो इस तरह से हमारा संविधान अपने आप में सिविक इक्वलिटी की घोषणा करता है, सिविल इक्वलिटी का प्रोविजन करता है। देन व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी? पॉलिटिकल इक्वलिटी हमारे संविधान के आर्टिकल 325 एंड 326 ये डील करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी को। 325 में ऐसा बताया गया है कि अनटिल एंड अनलेस अगर किसी को बाय द लॉ डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है तो आप उसके मताधिकार से उसको वंचित नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? कि जब तक किसी कानून के द्वारा किसी को वंचित न किया जाए, आप उसको उसके मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। अगर कानून के द्वारा बताया नहीं जाता है तब तक आप उसको मताधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 326 क्या बताता है? वो बताता है कि हमारे यहाँ पर लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होंगे ना, वो किए जाएंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाज अ वेरी बोल्ड स्टेप विच वाज टेकन बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, कि उन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर बहुत ही बड़ा बोल्ड स्टेप लिया था कि हम हमारे देश के नागरिकों को एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना चाहते हैं, ठीक है। एंड स्टिल इट इज सक्सेसफुल, हम लोग देखते आ रहे हैं कि इट इज स्टिल सक्सेसफुल। एंड व्हाट इज इकोनॉमिकल इक्विलिटी? इकोनॉमिकल इक्विलिटी का प्रावधान हमारे डीपीएसपी में किया गया है आर्टिकल 39 में। आर्टिकल 39 अपने आप में बताता है कि देयर शुड बी इक्वल वेजेस फॉर अ मैन एंड वुमन फॉर अ इक्वल वर्क, कि भाई आप स्त्री और पुरुष में काम की कंडीशन अगर इक्वल है ना तो आपको उनको समान वेतन देना पड़ेगा, आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, बंधुत्व, ठीक है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। देखिए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान है जो अपने आप में हमारी फ्रेटर्निटी को, हमारे भाईचारे की भावना को बनाए रखते हैं। दैट इज वन ऑफ देम इज सिंगल सिटीजनशिप। देखिए हमारे संविधान ने हम लोगों को सिंगल सिटीजनशिप दी है, अब दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। अब हम गुजरात में रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हो या जम्मू कश्मीर में रहते हो, फिर भी हम लोगों को एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। तो ये जो है ना, ये चीज़ हमारे अंदर एक ब्रदरहुड की भावना को बनाए रखती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर नागरिकों के बीच में ब्रदरहुड की भावना को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने डाले थे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A, ठीक है, मूलभूत कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है ना, ये भी अपने आप में बताती है कि भाई हम लोगों को भाईचारे की भावना को बढ़ाए रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेटर्निटी की जो भावना है ना, ब्रदरहुड की जो भावना है, उसको बनाने के लिए कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं। फ्रेटर्निटी में ना हम लोगों को 2 चीज़ों को सिक्योर करना है। एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सम्मान को, व्यक्ति के सम्मान को, उसके स्वाभिमान को हमें बचाए रखना है। दूसरा, उसको बचाने के साथ साथ हमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री को भी बनाए रखना है। समझ में आई बात? हम लोगों को व्यक्तिगत सम्मान को भी बनाए रखना है, उसके साथ साथ हम लोगों को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ हमारे नेशन, हमारे कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को भी
अखंडता को भी बनाए रखना है। अभी जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, इंटीग्रिटी वर्ड को हम लोगों ने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हमारे प्रीएम्बल के उसको। अब देखिए बार बार है ना एक क्वेश्चन आता था कि हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था ना कि लोगों के दिमाग में बार बार एक डाउट आ जाता था कि क्या हमारा प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का भाग है कि नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ वर्डिक्स आए। देखिए सबसे पहले है ना बेरूबारी यूनियन केस 1960, ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि भाई प्रीएम्बल जो है ना इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके कुछ साल बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आया। ये केशवानंद भारती केस जो है ना ये संविधान की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन माना जाता है, ठीक है, संविधान की हिस्ट्री में इसको एक माइलस्टोन माना जाता है। इसने इसके जो वर्डिक्ट आए थे ना उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को ऐड किया गया था दैट वाज यूनिक, ठीक है, जिसको हम यूनिक बोल सकते हैं। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उसने अपने पहले के जो वर्डिक्ट है ना उसको चेंज कर दिया। बेरूबारी यूनियन में जो बोला था ना कि भाई प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको चेंज कर दिया और बोला कि भाई प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा प्रीएम्बल जो है वो भले ही बाद में इनेक्ट किया गया हो लेकिन फिर भी इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगेन LIC ऑफ इंडिया केस इन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको स्ट्रांगली बोल दिया कि भाई प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, प्रीएम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से जो क्वेरी थी ना लोगों के मन में, जो डाउट था ना कि भाई वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब देखिए दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रीएम्बल इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो गई। उन्होंने 1960 में बोल दिया कि भाई पार्ट नहीं है, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर अपने वर्डिक्ट को उसने अपने आप में ही सुधार दिया कि भाई प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। तो अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है तो हमसे भी तो गलती हो सकती है कभी कभी। तो आई डोंट थिंक कि हमें गलतियों को छुपाना चाहिए या गलतियों से एम्ब्रेस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको थोड़ा स्किप करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हमेशा हमारे मन में कि क्या हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्या हम प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। यार ये तो बहुत ही सिली क्वेश्चन हो गया। हम लोग ऑलरेडी एक अमेंडमेंट कर चुके हैं, ठीक है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम लोग प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर चुके हैं। हम लोगों ने उसमें ऑलरेडी सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी वाले पार्ट जोड़ दिए, इन 3 शब्दों को जोड़ा था। इसका मतलब ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में अमेंडमेंट कर सकते हैं अंडर दी आर्टिकल 368, जो कि आर्टिकल 368 जो है ना वो पावर देता है पार्लियामेंट को, वो प्रोसीजर बताता है पार्लियामेंट को कि भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो इसमें ये बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्रीएम्बल में भी आपको अमेंडमेंट करना है ना तो इट शुड बी डन इन अंडर द आर्टिकल 368। इट विल बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन पार्लियामेंट को एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप प्रीएम्बल में अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आप करो, लेकिन इट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। केशवानंद भारती जो केस था ना, केशवानंद भारती केस 1973 में ऐसा बोला गया था कि भाई प्रीएम्बल हमारे संविधान का भाग है तो आप इसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हो। लेकिन केशवानंद भारती वाले केस में ही बोला गया था कि अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करना चाहते हो ना देन यू कैन डू अमेंडमेंट बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन बाहर आया था, जो उभर के बाहर आया था, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। दूसरी ये बात भी क्लियर हो गई कि प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने इसको स्किप किया था। इसमें ऐसा है कि क्या प्रीएम्बल क्यों ऐड किया गया था। भाई प्रीएम्बल को ऐड करने का कारण क्या था। क्या प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर है हमारी लेजिस्लेटिव के लिए। क्या ये हमारी लेजिस्लेटिव पे कोई प्रोहिबिशंस लगाता है। नो माय फ्रेंड्स, प्रीएम्बल हमारी लेजिस्लेटिव को कोई पावर भी नहीं देता है, ना तो उनके कार्यों पर कोई प्रोहिबिशंस लगाता है। दूसरा, ये जस्टिसिएबल भी नहीं है, ठीक है, इसको आप लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। तो फिर प्रीएम्बल को क्यों लगाया गया था, बाद में क्यों जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। भाई प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि प्रीएम्बल जो है ना वो की नोट है
इट इज़ अ की नोट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है ना हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, ठीक है। अगर आपको कभी भी डाउट होता है ना कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड क्यों लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल क्यों लिखा गया है जो डिस्क्रिमिनेशन दर्शाता है मैन एंड वुमेन के बीच में, किसी पर्टिकुलर रिलीजियन के लिए या फिर अमीर और गरीब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बताता है, देन यू गो टू द प्रीएम्बल को ठीक से पढ़ो और आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हमारा प्रीएम्बल तो सबके लिए इक्वलिटी की बात करता है। तो आर्टिकल, संविधान का कोई भी आर्टिकल इस तरह से नहीं होगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हो, ठीक है दोस्तों। तो प्रीएम्बल इज अ सार, प्रीएम्बल इज अ समरी, प्रीएम्बल इज अ की नोट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाने के बाद उसकी सारी की सारी समरी को एक छोटे से बक्से में मिलाकर उसको प्रीएम्बल के तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें क्या क्या चेंजेस करने ज़रूरी है, लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज और खुशी दोनों ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना शेयर करोगे उतना बढ़ती रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, जय हिंद।